हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। 3 दिन बाद बच्चों आपका फिजिक्स का पेपर है। अब ऐसे में आप थ्योरी तो लर्न साथ में कर ही रहे होंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते चलो, क्योंकि आपके 35 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए मैंने ये एमसीक्यू की वीडियो बनाई है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसे हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का काम किया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जिसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट का मतलब क्या रहता है? मतलब कहीं पर उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, कहीं पर उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो फिर हमें बताना है कि जो डायपोल होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। पहला, क्या केवल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या केवल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, या दोनों फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करेगा, या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। देखिए टॉर्क तो आपका लगता ही है। आप भले ही डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या नॉन यूनिफॉर्म में रखो, आपने जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आप जानते हो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। तो टॉर्क तो आपका हर केस में लगता ही है। निखिल, जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो नेट फोर्स आपका जीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बदलती रहती है। इसी वजह से बच्चों नेट फोर्स आपका जीरो नहीं रहेगा। जब आपका नेट फोर्स जीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डायपोल होगा वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। तो ये बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करते हैं। लेट n1, बच्चों ध्यान रखना ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। Let n1 be the number of electric field lines going out of an imaginary cube of side that encloses an isolated point charge 2q। एक आप क्यूब को इमेजिन कर लो, ये मान के चलिए आपका क्यूब। इसके अंदर आपका एक 2q चार्ज रखा हुआ है और बोला जा रहा है कि n1 आपका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि बाहर जा रही है इससे। ओके। एंड n2 भी द करस्पॉन्डिंग नंबर फॉर एन इमेजिनरी स्फीयर। एक स्फीयर की बात की जा रही है बच्चों जिसके अंदर आपका चार्ज रखा हुआ है 3q। तो स्फीयर के अंदर जो चार्ज आपका रखा है 3q, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपकी वो n2 से दिखाई जा रही है। ठीक है। निकालना हमें क्या है बच्चों? n1 अपॉन n2 का रेशियो निकालना है। अब सर n1 और n2 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ये तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, आपने n1 और n2 का तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने शायद फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा गॉस थ्योरम के अंदर। गॉस थ्योरम के अंदर बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन ई नॉट। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है। आप एक काम करो, उसका फ्लक्स निकाल दो, उसका फ्लक्स निकालो और दोनों का डिवाइड करो। इसका फ्लक्स क्या आएगा? इसके अंदर चार्ज है 2q। हमेशा बच्चों चार्ज अंदर वाला लिया जाता है सरफेस के, नीचे ई नॉट आ गया। इसका कितना होगा? 5 चार्ज कितना है? 3q अपॉन ई नॉट। दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों। जब आप डिवाइड करोगे तो इससे ये कैंसिल, q से q कैंसिल, रेशियो आपका 2/3 आ रहा है निकल के। ओके, इसमें शायद बच्चों 2 ऑप्शन मिसिंग थे। ये बी ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल सही है। सर हमें तो n1/n2 निकालना था और आपने तो 1/2 निकाल दिया, ये कैसे सही हो गया? देखिए बच्चों n1 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग आउट ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि हमारी बाहर जा रही है। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, तो n1 और 5 हमारी एक ही चीज है। तो ये क्वेश्चन की लाइन आपको पकड़नी थी कि इस क्वेश्चन में जो n1 है वो कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताने का काम कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों 2 ऑप्शन मिसिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों आपको क्या दे रखा है? 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल। आपके पास बच्चों 2 वायर है, वायर ए और वायर बी। उनकी लेंथ का रेशियो आपको दे रखा है। तो लेंथ का रेशियो है तो मैं LA अपॉन LB करके लिख लेता हूं 1/2। फिर आपको डायमीटर का रेशियो भी दे रखा है DA अपॉन DB 2/3 दे रखा है। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका करंट सेम होगा। निकालना आपको क्या है? द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन VB करके आपको निकालना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों।
V का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा, इनफैक्ट 12th में नहीं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। V इज इक्वल टू बच्चों IR फॉर्मूला होता है, उसको लगाते हैं। करंट तो सेम है तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, हमें बस अब RA और RB की वैल्यू निकाल लेते हैं। RA बच्चों किसके बराबर होगा, रो L अपॉन ए, इसके बराबर बच्चों आपका, मैं यहां पर LA करके थी, LA किसके बराबर होगा, देखिए LA आप ये नहीं है कि अब LA को आपने 1 रख दिया, ये आपको बच्चों रेशियो दे रखा है। अगर आपको मान के चलो यहां से अगर आपको वैल्यू पुट करनी है LA की, तो आप क्या करोगे, रो को वैसा का वैसा रहने दो, LA की जगह आप पुट करो 1 और साथ में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी कांस्टेंट का, मैं चलो L का कर रहा हूं, 1 के साथ मैंने कैपिटल L का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रेशियो को देख के डायरेक्ट LA की वैल्यू 1 ले लो और LB की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है, हमेशा किसी ना किसी एक कॉमन कांस्टेंट को लेना पड़ता है जब आप रेशियो के अंदर से वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। एरिया किसके बराबर होता है, सर एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, आर की जगह बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप जानते हो कि जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है, तो आर क्या हो जाएगा, डी अपॉन टू हो जाएगा, आर की जगह डी अपॉन टू रखेंगे तो पाई डी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आपको डायमीटर का रेशियो दे रखा था, तो डीए की वैल्यू आप किसके बराबर लोगे, तो मैं डीए की जो वैल्यू है यहां पर, पहले मैं लिख लेता हूं इसे अच्छे से, 1 को लिखने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, डीए की जगह मैं वैल्यू लूंगा 2d, ठीक है, और 2d का जब स्क्वायर होगा तो वो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, डी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और 4 हमारा ऐसा का ऐसा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी आर ए की वैल्यू आ रही है। इसी तरह अब मैं आरबी की वैल्यू निकाल लेता हूं, फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, एल बी किसके बराबर होगा बच्चों, एल ए को हमने 1L के बराबर लिया था, तो एल बी हो जाएगा 2L के बराबर। एरिया किसके बराबर होगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर ही होगा, चलो ठीक है लिख देते हैं, डी भी लिखते हैं। डी भी किसके बराबर होगा फिर आपका, डी भी आप लोगे 3D स्क्वायर के बराबर। पर बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी हो रही है, एक सेकंड मैं इसको यहां लिखता हूं, ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो आरबी की वैल्यू देखिए आपकी क्या आएगी, ऊपर आपका बच रहा है 2 रो एल, ऐसा कुछ बच रहा है, नीचे जब आप डीबी की जगह 3D रखने का काम करोगे, केवल 3 नहीं आपको 3D रखना पड़ेगा, तो देखिए आपका क्या होगा, पाई 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, कैपिटल डी साथ में लेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन 4 ऐसा कुछ हो जाएगा, 4 बाद में रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, तो आरबी किसके बराबर आ रहा है 8 रो एल पाई डी स्क्वायर, 9 को मैं आगे लिख लेता हूं, तो आर ए की वैल्यू आपकी ये आ गई, आरबी की वैल्यू ये आ गई, दोनों का डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बच्चों लंबा क्वेश्चन था, चलिए वैल्यू को रखते हैं, आर ए किसके बराबर आया, ये वैल्यू थी आपकी आर ए की, आरबी की वैल्यू किसके बराबर आई बच्चों 8 रो एल 9 पाई डी स्क्वायर, एल से एल कैंसिल कर दो, रो से रो कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल कर दो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 9 अल्टीमेटली ऊपर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा बच्चों बड़ा क्वेश्चन था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा जा रहा है 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर G1 एंड G2, आपके पास बच्चों 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे रखे हैं G1 G2 हैविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिस्पेक्टिवली, तो अगर मैं G1 की बात कर रहा हूं तो G1 के लिए आपकी N1 एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी दे रखी है, इसी तरह बच्चों आपको दूसरा जो गैल्वेनोमीटर है उसके लिए भी सारी वैल्यू दे रखी है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपका K होगा बच्चों वो क्या है, सेम है, ठीक है। द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ G1 एंड G2, आपको क्या करना है, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो बताना है, ओके
तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो देखिए कैसे बताएंगे। देखिए बच्चों, जब भी आप करंट सेंसिटिविटी की बात करते हो तो बेसिकली आपको पता होगा कि वो 5 से दिखाई जाती है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक टॉपिक है, वहां पर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालते हैं, करंट सेंसिटिविटी निकालते हैं, बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला बच्चों आपका होता है NAB/K, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप G1 के लिए निकाल दो 5 फिर G2 के लिए वैल्यू निकाल दो और दोनों का डिवाइड कर दो। यहां पर मैं N1 A1 B1 कर देता हूं और बाकी K तो आपका सेम है। जब K सेम है तो K आपका कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं हम सबकी। N1 की वैल्यू 30 है, एरिया आपको दे रखा है 3.6 इंटू 10 की पावर -3, B1 0.25 दे रखा है, N1 फिर आपका यहाँ 42 दे रखा है, ये दे रखा है। कैलकुलेशन कर लो, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा 18 टू जा 36, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट जाएगा 25, 2 जा 50, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42। तो आपका रेशियो कितना आ रहा है? 5:7 बच्चों आपका आंसर हो जाए। तो ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, अ कैपेसिटर एंड अ इंडक्टर आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट एसी सर्किट। एक आपके पास बच्चों कैपेसिटर है और एक आपके पास इंडक्टर है, उसको हमने दो डिफरेंट एसी सर्किट में कनेक्ट कर रखा है। अब बल्ब यहां पर बच्चों मिसिंग हो गया थोड़ा सा। अब बल्ब ग्लोइंग इन ईच सर्किट, एक आपका बल्ब है, देख मैं दो सर्किट आपको दिखा देता हूं। ये मान के चलो आपका इंडक्टर से एक इंडक्टर है और यहां पर आपका एक बल्ब लगा हुआ है जो कि ग्लो कर रहा है। ऐसा एक दूसरा सर्किट है, वहां पर आपका एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और यहां पर भी एक बल्ब लगा हुआ है। क्या पूछा जा रहा है? द बल्ब ग्लोस मोर ब्राइटली व्हेन, बल्ब हमारा ज्यादा ब्राइटली जलेगा, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज इंक्रीज, मतलब कॉइल के अंदर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें तो हमारा बल्ब ज्यादा ब्राइट जलेगा। पहला तो ये कहा जा रहा है। दूसरे ऑप्शन, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज, अगर कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनका सेपरेशन बढ़ा दें तो ज्यादा ब्राइट जलेगा। एन आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडक्टर, या फिर डी, अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गैप। देखिए बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, कैपेसिटर की जब मैं बात कर रहा हूं, कैपेसिटर के प्लेट्स का आप सेपरेशन बढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्राइटनेस पे या ग्लो पे, या आप डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपका पड़ेगा जब आप एक आयरन रॉड को इंसर्ट करोगे इसके अंदर, क्योंकि जब आप जैसे ही आयरन रॉड को इसके अंदर डालोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और आपका बल्ब ज्यादा ब्राइटली जलेगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बल्ब की ब्राइटनेस के ऊपर, लेकिन आपका इंडक्टर का पड़ता है अगर उसके अंदर हम किसी आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ओके, तो देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके सेंटर से हम कहां पर निकाल रहे हैं, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, आप कहीं ना कहीं एक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हो। और जब बच्चों आप एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालते हो, ये आपने डेरिवेशन कर रखी होगी, तो वो किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, ये एक्सियल पोजीशन वाला केस था, अगर आप इक्वेटोरियल पे निकालोगे तो जीरो आता है, ठीक है, लेकिन जब एक्सियल पे निकालते हो तो आपका ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा था कि जो फाइनल फॉर्मूला आता है वहां पर v और x के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बाकी सब पार्ट को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो आप देख रहे हो कि v हमारा x स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है F1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर। आपके दो स्मॉल स्फीयर हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो F1 से दिखाया जा रहा है। चलिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बाद में इन दोनों स्फीयर के बीच में आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो इनके बीच में हमने एक मीडियम को रख दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और अब जो फोर्स है वो कितना हो चुका है, F2 हो चुका है। F2 की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, जब आप किसी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बीच में रखने का काम करते हो तो आपका फोर्स रिड्यूस हो जाता है, कितना, K टाइम्स रिड्यूस होता है। जब K का मैं डिवाइड करूंगा, चलो मैं इसे ऐसा लिख देता हूं। ओके, हमें क्या करना है क्वेश्चन में, F1 अपॉन F2 का रेशियो निकालना है। जब आप F1 और F2 का रेशियो निकालोगे, ये पूरा टर्म आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और ये K जो बचेगा घूम फिर कर ऊपर आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बच्चों सही है। रेशियो आपको बताना था वो आपने बता दिया। लेंस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंस लॉ बच्चों आपका किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा होगा लेंस लॉ। लेंस लॉ बच्चों में क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है। और ये बच्चों आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। आपसे बच्चों क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि एक आपका वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, क्या कर रहा है वो, करंट को उसने कैरी कर रखा है, ठीक है। डायरेक्शन आपको दे रखी है नॉर्थ टू साउथ। करंट कितनी है, करंट की वैल्यू आपको 15 एम्पियर बताई जा रही है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। अब ईस्ट तो बच्चों इधर की तरफ होता है, तो हमें क्या करना है, ईस्ट की तरफ 2.5 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। आपने बच्चों बायो सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी होगी। वायर की वजह से देखो बच्चों, सबसे जरूरी है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे तो क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे। वायर की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है। आई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, क्वेश्चन में दे रखी है 15। आर क्या है आपका डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.5। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो आ गया। 25 6 जा 150, 6 2 जा 12, ऐसा कुछ आ रहा है। निकल ऑप्शन में तो हमें 1.2 माइक्रो टेस्ला दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, डेसिमल को एक प्लेस इधर शिफ्ट कराओ तो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यूनिट होगी टेस्ला। निकल अब क्योंकि 10 की पावर -6 आ गया तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, माइक्रो टेस्ला, ठीक है। निकल दिक्कत अभी भी है, ए और बी ऑप्शन दोनों में हमें माइक्रो टेस्ला दे रखा है। अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो अब आप डायरेक्शन के बेस पे देखो, ठीक है। एक में कह रहा है जो डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड होगी, एक में बोला जा रहा है अपवर्ड, मतलब बाहर की तरफ होगी। देख लेते हैं, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप राइट हैंड थंब रूल बच्चों लगाने का काम करेंगे। करंट की डायरेक्शन आप लगाओ राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन आपको क्या दे रखी है, करंट की डायरेक्शन बच्चों आपको ऐसी दे रखी है, ठीक है। ओके, जिस तरफ आपकी करंट की डायरेक्शन है आप वहां पर थंब को रखने का काम करो। देखिए थंब आपका कुछ जो है इस तरह का आएगा। आपने थंब को इस तरह से रख लिया। थंब को इस तरह से रखने के बाद आप फिंगर को कर्ल करो। कर्ल जब करोगे तो आप देख रहे हो कि यहां से आपका ये फिंगर जो है बाहर की तरफ आ रही है। अगर बाहर की तरफ आ रही है तो अपवर्ड, अगर फिंगर अंदर की तरफ जा रही होती तो डाउनवर्ड वाला ऑप्शन सही होता। तो ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्शन भी लिखनी है। ये तो खैर एमसीक्यू था, लेकिन अगर एमसीक्यू ना भी होता, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन आप करो, डायरेक्शन जरूर लिखो। निकाली कैसे जाती है डायरेक्शन,
उसके लिए मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल आप लगाओ, ठीक है। जो करंट की डायरेक्शन है उसमें अपने थंब को रखने का काम करो और फिंगर को कर्ल करो। कर्ल जब आप करोगे, देखो ऐसे कर्ल कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इस वाले रीजन से आपकी जो फिंगर है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए मैंने बोला डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A charge q is placed at the center of line joining the two charges q and q. Okay. दो चार्जेस हैं आपके, एक कैपिटल क्यू चार्ज है जिसे हमने क्या किया, इन दो स्मॉल क्यू चार्जेस के सेंटर में रखने का काम किया, ठीक है। कैपिटल क्यू को आपने सेंटर में रख दिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज, तो बोला जा रहा है ये तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है ये इस कंडीशन में तब रहेगा जब क्यू की वैल्यू कितनी होगी। बेसिकली आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और कैपिटल क्यू की वैल्यू भी आपको उस कंडीशन में फाइंड करनी है जब सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। ध्यान रखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस कंडीशन पे आपका जो नेट फोर्स होता है वो जीरो के बराबर होता है। जब भी कहा जा रहा हो क्वेश्चन में कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान लेता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी मैं x मान लेता हूं, ओके। हम अब देखो क्या बोलने जा रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारा नेट फोर्स कितना होगा, सिस्टम पे जीरो होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2, दोनों की वैल्यू तो Q और Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस एक्स 2x। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं, या तो इन दोनों के बीच का निकालो या इन दोनों के बीच का, मतलब एक ही है। चलिए निकालते हैं, कितना डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू 0, साथ में के को भी लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इस टर्म को उठा के उधर भेजते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इस q से आपकी q की पावर कैंसिल हो जाएगी, k से k कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह अगर आप मान के चलो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो आपकी किसके बराबर आ रही है, माइनस क्यू अपॉन 4 के बराबर आ रही है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब जिस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहला है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, अगला फिर ऑप्शन है आपका मूविंग चार्ज, फिर आपका स्टेशनरी चार्ज, या फिर रेक्टेंगुलर करंट लूप विद इट्स पैरेलल टू फील्ड। इसका बच्चों सिंपल आंसर है ऑप्शन सी। आपको बच्चों पता होगा कि कोई भी जो रुका हुआ चार्ज होता है, कोई भी चार्ज जो कि रेस्ट की स्टेट में होता है, उस पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड केवल वही चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि चार्ज मूव कर रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है द स्पीड एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। एक चार्ज पार्टिकल मान के चलो आपका रेस्ट पे था, उसको हमने क्या करा है, मूव कराया है, मतलब एक्सेलरेट कराने का काम किया, और जब एक्सेलरेट कराया तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना था 100 वोल्ट, तो हमें स्पीड बतानी है कितनी होगी। एक फॉर्मूला जो कि आपको ऐसे केस में ध्यान रखना है कि जब भी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला जाए कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने मूव कराया है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तो ऐसे केस में आपका ये फॉर्मूला काम आता है। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं ईवी लिखने का काम करूंगा, वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे तो ये आपकी आएगी 2ev अपॉन m। ई बच्चों आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v कैपिटल ये वाला जो v है बच्चों आपका पोटेंशियल है। इन सब की वैल्यू आप रखोगे, m आप जानते होगे 9.1 × 10⁻³ होता है,
सबकी वैल्यू आप रख दोगे, आपकी v की वैल्यू आ जाएगी और वही बच्चों आपका आंसर भी होगा। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ टेस्ट चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4 आई कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 के कैप प्लस 4 आई थिंक आई कैप लिखा हुआ है टेस्ला। देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक टेस्ट चार्ज दे रखा है और टेस्ट चार्ज कहा जा रहा है इसके बराबर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को। ठीक है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेक्टर के सिंबल में दे रखी है 4 आई कैप प्लस 3 के कैप। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है निकालना क्या है, द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे बच्चों कितना फोर्स लगेगा आपको बस ये निकालना है। तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्यू वी बी साइन थीटा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, अब उस पर जो फोर्स लगता है वो क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, क्यू निकल, मैं साइन थीटा के टर्म्स में नहीं लूंगा क्योंकि मुझे एंगल नहीं पता है, मैं वेक्टर के टर्म्स में लेने का काम करूंगा। ठीक है, मैंने वेक्टर के टर्म में ले लिया। अब ये क्या होता है, तो बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है और शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी क्रॉस बी कर लेते हैं। वी क्रॉस बी करने के दो तरीके हैं, या तो आपको वेक्टर अच्छे से आता हो, अदरवाइज अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसे मैट्रिक्स वाले मेथड से कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बना लो, यहां पर लिखो आई कैप जे कैप और के कैप। सबसे पहले आपने ये लिख लिया। अब आप क्या करो, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों की वैल्यू रखने का काम करो। आई कैप की वैल्यू 4 है, जे कैप तो है नहीं 0 ले लो, के कैप 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर हमें जे कैप नहीं दिख रहा तो जे कैप फिर से 0, के कैप 3 हो जाएगा, आई कैप फिर से 4 हो गया। ये हमने मैट्रिक्स लिख ली। अब क्या करेंगे, ऊपर प्लस माइनस प्लस, ये पूरा का पूरा बच्चों मैट्रिक्स वाला मेथड है, जो मैथ के बच्चे होंगे वो शायद जानते होंगे। अब इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लिखा जाता है बच्चों यहां पर प्लस आई कैप, प्लस आई कैप को मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, प्लस आई कैप को लिखने के बाद अब हम देखिए ये करेंगे, मैं इतने पार्ट को छिपाने का काम करूंगा। ठीक है, मैं तो यार समझाने के लिए छिपा रहा हूं, अदरवाइज अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आई कैप की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, आई कैप के नीचे वाली जो कॉलम है और इधर वाली जो रो है इसको छुपा लेना है। ठीक है, अपने मन के अंदर। इसके अलावा आपको क्या करना है, इन सब चीजों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, ऐसा हो गया। फिर माइनस जे कैप को लिखते हैं, माइनस जे कैप को लिखेंगे तो ये वाली कॉलम को गायब कर दो, ये वाली रो को गायब कर दो। ऊपर वाली रो हर केस में गायब रहे, ये वाली ये वाला कॉलम गायब हो गया, ये वाला रो गायब हो गया। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, कितना आ रहा है 12 माइनस 12 0 आ रहा है। ठीक, के कैप की बात कर लेते हैं। के कैप के केस में उसके नीचे वाला कॉलम जाएगा और ऊपर वाला तो हर केस में जा ही रहा है, तो 4 इंटू 0 4 इंटू 0 0, सब कुछ 0 आ रहा है। अब 0 का मल्टीप्लाई जब हम इस क्यू से करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, इसी वजह से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का मेथड लगाने का काम किया। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे वेक्टर के तरीके से भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट आपको पता होगा बच्चों, एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है और रेसिस्टर भी होता है। ठीक है, एक ऐसा सर्किट जिसमें तीनों चीजें कनेक्टेड हो उसे एलसीआर सर्किट बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है, एट रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस की बात की जा रही है। रेजोनेंस बच्चों एक कंडीशन होती है जहां पर क्या होता है, हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है सॉरी, हमारी जो सोर्स की एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है
वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। खैर आपको पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है एट रेजोनेंस, जब भी रेजोनेंस की बात की जाएगी एक्सएल हमारा एक्ससी के बराबर होगा। मतलब जितना पोजीशन हमारा इंडक्टर में लग रहा होगा उतना ही कैपेसिटर में भी लग रहा होगा। दोनों ही जब बराबर हो जाएंगे तो ये पार्ट ना पूरा हमारा हट जाता है। जब ये पूरा पार्ट हट जाएगा तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ध्यान रखिए आपका जो टोटल पोजीशन लगता है एलसीआर सर्किट के अंदर ये होता है ये। लेकिन अब एक्सएल एक्ससी बराबर है तो जब माइनस करोगे ये कितना बचेगा? 0। और आर इसको रूट से बाहर आके हो जाएगा आर। तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ रेजोनेंस नहीं लिखा होता तो डी ऑप्शन राइट आंसर होता। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। द रेसिस्टेंस ऑफ टू वायर्स हैविंग सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर 2 ओम एंड 8 ओम रिस्पेक्टिवली। आपके पास दो वायर हैं बच्चों जिनकी सेम लेंथ है और सेम एरिया है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? उनका रेसिस्टेंस आपको दे रखा है 2 ओम 8 ओम रिस्पेक्टिवली। मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले का मान के चलता हूं मैं R इज इक्वल टू R1 रो L अपॉन ए। एल भी हमें पता है, हमें ए भी पता है, जो कि सेम है बेसिकली। R1 कितना दे रखा है? पहले वाले के लिए 2 दे रखा है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ 2 ओम वायर इज 2.65। लिख लेते। अगर 2 ओम वाले वायर की जो रेसिस्टिविटी है वो इतनी है तो बोला जा रहा है कि जिस वायर का रेसिस्टेंस 8 ओम है उसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी? निकाल लेते हैं। एक सेकंड, R2 के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको मैं रो 2 करके दिखा देता हूँ। R2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 8 है। इन दोनों को आप डिवाइड कर लो। जब आप डिवाइड करोगे ये L अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अच्छा इसकी वैल्यू भी हमें 8 दे रखी थी, मैं इसको लिख लेता हूँ। कैंसिल करो, यहाँ पर 4 बचेगा आपका। 4 का फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 2.65 इंटू 10 की पावर -8 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी रो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, सब में 10 की पावर -8 है, ठीक। फोर 5 जो 20, 4 6 जो 24 और 2 26 हो रहा है समथिंग। 6 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ 6 मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, इसी वजह से पहला ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां आपको लगे कि आंसर मैच करता हुआ दिख रहा है तो वही ऑप्शन सही होगा। आप पूरा भी कर लो तो भी ठीक है, क्योंकि देखो एमसीक्यू में तो आपको आंसर से मतलब होता है। अगर आपको बाई चांस मान के चलिए आपने ये पहले क्वेश्चन कर रखा है और पेपर में ये डिक्टो आ गया, तो अगर आपको आंसर याद है तो आप डायरेक्ट टिक मारो, आप डायरेक्ट करो या सॉल्व करो, सही होना चाहिए बस। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स फॉर विच 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। आपको सी दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। माइक्रो है तो आप इसे माइक्रो से नॉर्मल वे में फेरेड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको रिएक्टेंस, कैपेसिटर के अंदर जो रिएक्टेंस होता है एक्सी, आपको वो दे रखा है। ध्यान रखना बच्चों, ये आपको रेसिस्टेंस नहीं दे रखा है, रिएक्टेंस बोला जा रहा है। और कैपेसिटर के अंदर जो रिएक्टेंस है एक्सी से दिखाते हैं, 1000 ओम दे रखा है। निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो भी एसी सोर्स की। निकाल लेते हैं। एक्सी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? 1/c ओमेगा फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकालता हूँ, तो सी को उठा के मैंने नीचे भेज दिया। एक्सी बच्चों हमारा नीचे चला गया, सी और एक्सी की वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 इंटू 10 की पावर -6, ये आपको दे रखा है 1000, ठीक है। अब देखो ये लिखा है 10,000 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 को मैं 10 की पावर 4 करके लिख रहा हूं,
मल्टीप्लाई में जब पावर ऐड करोगे कितना होगा, ये होगा 10 की पावर -2, और इसी को जब ऊपर भेज देंगे तो ये कितना बचेगा, 10 की पावर 2 मतलब 100 बचेगा। ठीक है, तो आपका ओमेगा तो 100 आ चुका है। ओमेगा किसके बराबर होता है बच्चों, 2πf के बराबर होता है। 2π को उठा के नीचे भेजते हैं, कैंसिल करोगे 50/π आंसर आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है बच्चों। ऐसे बच्चों बस इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू 5t² + 3t + 16 वेयर phi इन वेबर्स एंड t इन सेकंड। ओके, तो बोला जा रहा है कि phi जो है वो आपका वेबर में बता रखा है। वेबर बच्चों किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, और टाइम आपका सेकंड है। हमें इंड्यूस ईएमएफ बताना है जब टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिए, फ्लक्स आपको दे रखा है, और फ्लक्स जो दे रखा है ना बच्चों, वो कुछ इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। आपने इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, d∅dt होता है। इंड्यूस ईएमएफ का आपका फॉर्मूला d∅dt होता है। ठीक है, ओके, फाइव की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं, वैल्यू पुट करेंगे 5t² + 3t + 16, ये वैल्यू पुट कर दी। अब dy/dt क्या बता रहा है कि हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, और हमारा क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब आपको बस डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तरीका क्या है, देखिए dy/dt क्या बताता है, t बताता है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के अलावा जो भी देखेगा उसे हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। t की पावर क्या है 2, 2 को आगे भेजो, 2 × 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 10t हो जाएगा। यहाँ पर t की पावर 1 है, मैं इसका थोड़ा अलग से करके बताता हूँ बच्चों। t की पावर 1 लिखा है, 1 को आगे भेजा, अब 1 में से 1 ही को माइनस कर दो, कितना बचेगा, t की पावर 0, और किसी की पावर 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब 1 × 1 करेंगे 1 ही आना है, तो 3 के साथ यहाँ आ गया 1, 16। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, t के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो 16 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया ईएमएफ। हमें कितने टाइम पीरियड पे निकालना है, 5 सेकंड पे निकालना है, t की जगह 5 रख दो, बस आपका आंसर है 10 5 जो 50, 50 + 3 53 वोल्ट आपका बच्चों आंसर आ चुका है। तो बच्चों ये थे वो वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का काम किया। इन क्वेश्चंस को बच्चों आप अच्छे से करके जाइए, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको किस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।